नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माई यूपीएससी क्लासेस में। जहाँ पे देखो मैं ये पहला लाइव स्ट्रीम करने जा रहा हूँ। मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैं धीरे-धीरे सीख के कर रहा हूँ। जैसे-जैसे मैं करूँगा वैसे-वैसे आइडिया मिलता जाएगा। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा जैसा ये लाइव क्लास होगा। कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो जो हम यूपीएससी, सीएससी, पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखो 1995 से लेके 2025 तक के सारे एमसीक्यू वगैरह कवर करेंगे, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक के सारे जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो पहला वीडियो है, ये देखो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, एक मैं इस तरह से सोचा हूँ करने के लिए कि ईयर वाइज करूँ। जैसे कि हर साल के जो कि क्वेश्चन मैं लेता जाऊँ डेली-डेली, जब वो उस साल के क्वेश्चन खत्म हो जाएँगे तो फिर आगे बढ़ूँ। ऐसा ना हो कि मिक्स करूँ। जैसे इसके पहले मैं क्या कर रहा था, मिक्स कर रहा था। किसी भी साल के कोई भी क्वेश्चन रैंडम उठा ले रहा था। ऐसे ना करके मैं ईयर वाइज़ करने की सोचा हूँ। तो देखो आज जो जितने सारे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे वो सभी 1995 के जो कि पीवाईक्यू से देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो आगे बताइएगा, आप लोग अपना जो कि ओपिनियन दीजिएगा, क्या ऐसा करना सही रहेगा या फिर जैसे मिक्सअप था और किसी भी साल का कोई रैंडम क्वेश्चन उठा ले, उस हिसाब से। देखो, जो पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है वो कौन-सा है? जियोग्राफी का है। ठीक है? 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, द अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालय इज़ फाउंड ओनली अप टू a height of 3000 meters, while in eastern Himalaya it is found up to a height of 4000 meters. The reason for this variation in the same mountain range is that बोला जा रहा है जो अल्पाइन वेजिटेशन है, हम अगर देखेंगे तो आपका जो ये हिमालय है, ठीक है? ये आपका घाट हो गया, ये हिमालय रीजन। सेकंड पेन थोड़ा-सा सेकंड में आपको थोड़ा ड्राइंग बनाता हूँ। वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय की बात की जा रही है। तो अगर ये जम्मू कश्मीर का पार्ट से देख के देखोगे, ये अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है? और ये ईस्टर्न हिमालय। तो देखो ये जो कि आपका ईस्टर्न हिमालय ये वाला आएगा रेंज इधर का पूरा, और ये जो कि आपका वेस्टर्न हिमालय का रेंज आएगा, ठीक है? ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न, इसी की बात कही जा रही है। तो बोला जाए कि यहाँ पे जो अल्पाइन वेजिटेशन है, वेस्टर्न हिमालय में अगर आप देखोगे यानी कि यहाँ पे वो 3000 के हाइट पे ही देखने को मिलता है। जबकि ईस्टर्न हिमालय में आप देखोगे तो ये 4000 जो कि मीटर के हाइट पे भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों में ऐसा डिफरेंस क्यों है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है? तो आपका ऑप्शन देखो ए बोल रहा है कि ईस्टर्न हिमालय आर हायर देन वेस्टर्न हिमालय। जो ईस्टर्न हिमालय है वो देखो वेस्टर्न हिमालय से ज़्यादा ऊँचाई पर है, इस वजह से। सेकंड बोला है कि ईस्टर्न हिमालय आर नियरर टू द इक्वेटर एंड सी कोस्ट देन द वेस्टर्न हिमालय। ऐसा तो नहीं है भाई कि एक जो कि इक्वेटर के करीब जबकि इक्वेटर दूर, ऐसा तो नहीं है जो हमारा इंडिया जो कि इक्वेटर के पूरा आस-पास ही पाया जाता है लगभग। ऐसा नहीं कि एक 10 डिग्री पर, एक 40 डिग्री पर है, ऐसा तो है नहीं। ये तो इज़िली आप एलिमिनेट कर सकते हो। सी बोला जाए कि ईस्टर्न हिमालय गेट मोर मानसून रेनफॉल देन द वेस्टर्न हिमालय। यानी यहाँ बोला जो ये ईस्टर्न हिमालय ये वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा मानसून रेनफॉल यहाँ पे मिलता है, जबकि यहाँ पे जो कि रेनफॉल वगैरह मानसून रेनफॉल कम मिलता है। इस वजह से यहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे कम है। मतलब 4000 के हाइट पे भी मिलती है, जबकि यहाँ पे 3000 की हाइट पे मिलती है। डी बोला है कि ईस्टर्न हिमालय रॉक्स आर मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न हिमालय रॉक्स। यानी कि यहाँ के जो रॉक्स है वो ज़्यादा फर्टाइल है एज़ कम्पेयर टू यहाँ, यहाँ कम फर्टाइल है। वेस्टर्न हिमालय में जो कि कम फर्टाइल, जबकि यहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल है। क्या ऐसा बात है? तो देखो अगर आप सिंपल से देखोगे ना तो एक बात तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि यहाँ पे देखोगे देखोगे तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारा समर मानसून होकर ऐसे चलता है कोस्टल एरिया से, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश कराता है और यहाँ पे जो कि कम बारिश हो पाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन निकलेगा वो सी वाला ही निकलेगा कि ईस्टर्न हिमालय जो कि बहुत ज़्यादा मानसून यहाँ पे देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय। इसी वजह से यहाँ पे देखो 4000 मीटर की हाइट पे भी जो कि आपका एल्पाइन वेजिटेशन देखने को हमको मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी है। उम्मीद है आप लोग भी यही आंसर किए होंगे, और ये फर्टाइल-वर्टाइल की बात नहीं है, सेम है दोनों तरफ, ठीक है? तो देखो यही बोला गया है कि मानसून रेनफॉल जो है यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय में जो कि 4000 मीटर पे भी अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलता है। और रेन शैडो इफेक्ट भी हमने अगर आप जियोग्राफी आगे पढ़ोगे तो रेन शैडो इफेक्ट का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न हिमालय में हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे जो कि कम बारिश होती है इसकी वजह से। तो अल्पाइन वेजिटेशन जिनको नहीं पता वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको ताकि इजी हो समझने के लिए। बोला जा रहा है कि सॉरी बोला जा रहा है कंसिस्ट ऑफ प्लांट स्पीशीज एडाप्टेड टू हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट characterized by harsh conditions such as low temperature, strong winds and short growing season। यानी अल्पाइन वेजिटेशन देखोगे तो हार्श कंडीशन में काफी ऊंचाई पे हाइट पे जो कि पाए जाते हैं,
और ये शॉर्ट ग्रोइंग सीजन के लिए ये जो कि हमको देखने को मिलता है, और ये काफी हार्श टेम्परेचर, हार्श इन्वायरमेंट के कंडीशन में ग्रो होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो वेजिटेशन वगैरह होती है, तो उसी को अल्पाइन वेजिटेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन आगे भी बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो, एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं 1995 का, जो कि पॉलिटी का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इन इंडिया में जो होती है, उसके संदर्भ में क्या चीजें यहाँ पे सही बोली जा रही है। ये बोला जा रहा है कि रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। तो दो यहाँ पे की पॉइंट, एक गवर्नमेंट की बात की जा रही है, एक इलेक्शन कमीशन की। जो रिकमेंडेशन होता है इलेक्शन का, वो क्या गवर्नमेंट देती है, और उसके लिए जो नोटिफिकेशन इशू करना था, क्या वो इलेक्शन कमीशन करता है। पहला स्टेटमेंट ये है आपका। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट बोला द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज इशूड बाय होम मिनिस्ट्री एट सेंट्रल लेवल एंड होम डिपार्टमेंट एंड स्टेट लेवल। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है इलेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है, जबकि यहाँ बोला जाता है कि गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। और जो इसका जो शेड्यूल वगैरह नोटिफिकेशन किया जाता है, वो होम मिनिस्ट्री द्वारा लाया जाता है सेंट्रल लेवल के आपका जो कि इलेक्शन के लिए, जबकि स्टेट लेवल के इलेक्शन के लिए होम डिपार्टमेंट द्वारा। क्या ये बात सही है? तो ये तो काफी हद तक मुझे सही नहीं लग रहा, काफी गलत, क्योंकि होम मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं दूर दूर तक जो कि इसका जो कि सही होना नहीं उचित लग रहा है। सी बोला जा रहा है कि द रिकमेंडेशन फॉर द election is made by the election commission and the notification for election is issued by president and governor of the state concerned। ये कुछ संभावनाएं लग रही है कि स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल की बात है, तो हो सकता है प्रेसिडेंट जो कि इशू करे, लेकिन रिकमेंडेशन यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन देता है। ये थोड़ा-सा अटपटा है कि इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देगा कि प्रेसिडेंट देंगे, गवर्नर देंगे, कि आपको गवर्नमेंट जो सत्ता में वो देंगे। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कि रिकमेंड नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन के लिए सारी चीज़ें नोटिफ़िकेशन निकालना, उसको इलेक्शन कराना, ये सारी चीज़ें काम होती है। तो ये भी थोड़ा-सा इसी वजह से देखोगे तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। डी बोला जा रहा है बोथ द एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग अ रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन and that of issuing notification in respect of it are done by the election commission। यानी कि नोटिफिकेशन और जो रिकमेंडेशन होता है इलेक्शन का, वो और जो नोटिफिकेशन की कैसे इलेक्शन होगा, वो डेट वगैरह, वो और रिकमेंडेशन और वो सारी चीजें नोटिफिकेशन, जो कि सब कुछ जो कि इलेक्शन कमीशन अकेले करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन में ये बोला जा रहा है। तो देखो, ये भी गलत है आपका। जो सही आंसर है ये आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, कि जो इलेक्शन के लिए रिकमेंडेशन होता है, वो गवर्नमेंट जो कि देती है, और उसके लिए जो नोटिफिकेशन होता है, वो आपका इलेक्शन कमीशन ही इशू करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलो आओ इसका एनालिसिस में देख लेते हैं आंसर वगैरह। आंसर देखो ए है, वही सारा डिटेल में बात है जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक, कि गवर्नमेंट जो कि इशू करता है नोटिफिकेशन, रिकमेंड करता है इलेक्शन के लिए, और सारा नोटिफिकेशन जो कि कौन इशू करता है, इलेक्शन कमीशन। काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है अभी, आप ध्यान दीजिएगा इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी का, वो भी देखो पॉलिटी का ही है, 1995 का पीवाईक्यू हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट इन इंडिया। स्टेट यानी जो भारतीय राज्य है, उनके बीच में कोऑपरेट करने के लिए कौन से ऐसे जो बॉडीज है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय उस समय उनका वर्णन नहीं था, वो बाद में ऐड किया गया। तो बोला जाएगा पहला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द गवर्नर कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल और द इंटर स्टेट काउंसिल। तो देखो इंटर स्टेट काउंसिल की जो बात है ना, ये कहीं ना कहीं हमको संविधान में देखने को मिलती है। तो फोर तो नहीं होगा, फोर नहीं होगा तो ये कट जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन कटेगा, ये ऑप्शन कटेगा, ये हमारा ऑप्शन निकल के आता है 1 2 3। ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नर कॉन्फ्रेंस और जोनल काउंसिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हुए थे कोऑपरेशन इन एमंग स्टेट के लिए। तो 1 2 3 सही है, बाकी ये सभी जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल इसमें नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इंटर स्टेट काउंसिल पे, जो कि और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जो आपका इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका मेंशन देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 के अंतर्गत जो कि किया गया है, किसके लिए, कि कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। इसके लिए जो कि आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देखोगे तो एक एडवाइजरी बॉडी है, जिसको चेयर किसके द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको चेयर प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया था और एक एडवाइजरी बॉडी है। इसका काम क्या है? देखो इसके नाम की तरह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो ये फोकस करता है डेवलपमेंट प्लानिंग पे, पॉलिसी पे, जो ताकि जो कि अलग-अलग स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके प्लानिंग और डेवलपमेंट पॉलिसी को लेके। ठीक है? गवर्नर कॉन्फ्रेंस जो है, ये देखो एक फोरम है, एक मंच है, जहाँ पे विभिन्न स्टेट के गवर्नर आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर पे बातचीत करते हैं, उनको कैसे ज़मीन पे लागू किया जाए, ये सब की चीज़ें करते हैं ताकि कोऑपरेशन बना रहे। और जो ज़ोनल काउंसिल है, ये देखो रीजनल बॉडी है एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, यानी स्टेट राज्यों के बीच में जो कि अपना कोऑपरेशन बना रहा है, इसके लिए जो कि इसको लाया गया है। स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ज़ोन के हिसाब से इसको बाँटा गया है। आई थिंक हमारे देश में 4 या 5 ज़ोनल काउंसिल है। ठीक है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1995 का पॉलिटी का। ये भी देखो आपका क्या है, पॉलिटी का ही क्वेश्चन फिर से निकल के आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विथ रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट। यहाँ बोला कि ऐसा कौन से प्रावधान है जिसके लिए एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ वन हाफ ऑफ द स्टेट की जो कि रिकमेंडेशन जरूरी है, इन लेजिस्लेशन की, इनकी भी जो कि सहमति होना जरूरी है, यानी कि आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। इसमें अगर इन सभी में से किसी में अगर कुछ प्रावधान बदलने हैं तो आपका पहला है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर फेरबदल करना है तो आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। सेकंड बोला जाए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, यानी कि किन-किन राज्यों का कितना-कितना रिप्रेजेंटेशन जो कि पार्लियामेंट में होगा, इसमें कुछ हेर-फेर करना है, चेंज करना है, संशोधन करना है, तो इसके लिए आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। थर्ड बोला है कि एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल में जो चीजें मौजूद है, तो उसमें अगर कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए लगेगा। फोर्थ बोला जाए कि एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आपका विधान परिषद होता है उसको अगर खारिज करना है तो क्या इसके लिए आधे राज्यों की सहमति लगेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको तीन ऐसे लग रहे हैं, ये जो ऊपर की ये तो लग रहे हैं भाई ये अनिवार्य चीज है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अब इसमें कुछ भी हेर फेर होता है तो राज्यों की सहमति तो बिल्कुल चाहिए होगी, ऐसा तो हमारे जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उन्होंने ज़रूर ऐसा प्रावधान किया होगा। अब पार्लियामेंट में कितने स्टेट के क्या रिप्रेजेंटेशन होंगे, इसमें भी अगर कुछ हेर-फेर होगा तो ऑब्वियस है राज्य राज्य की बात है कि उनके कितने व्यक्ति जो कि वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी ज़रूरत तो हमको लगेगी। 7th शेड्यूल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, जो राज्यों और केंद्र की सूची की बात करता है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये तीनों ऐसे हैं यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन देखो किसी राज्य की विधान परिषद को अगर हमको खारिज करना है या बनाना है तो उसके लिए क्या आधे राज्यों की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। तो ये 4th वाला गलत लग रहा है। क्योंकि इसके लिए केवल स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। स्पेशल मेजॉरिटी करने के बाद जो पार्लियामेंट में जितने लोग हैं उसके 2/3 वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो कि ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो ये स्पेशल मेजॉरिटी। एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है जहाँ पे हाल्फ ऑफ द स्टेट की भी रिकमेंडेशन होती है, तो वो वाली नहीं। केवल वोटिंग जितने लोग सिटिंग एंड वोटिंग है उसका 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो 4th वाला गलत है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये 1, 2, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है? काफ़ी डिटेल्स हमने इसको देखा, ध्यान रखना आगे भी काम आएगा। वही बात की जा रही है कि आर्टिकल 169 के तहत जो कि ये विधानसभा का परिषद परिषद का विधान परिषद का अबॉलिशन का बात जो कि यहाँ पे किया गया है। जिसके लिए देखो एक केवल रिज़ॉल्यूशन पास करने की आवश्यकता होती है जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। ठीक है? वही बात है 2/3 सीट से पास होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी देखो सॉरी एंशिएंट इंडिया का आ रहा है 1995 का। ये यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था। 1995 पीवाईक्यू एंशिएंट इंडिया। ठीक है? तो यहाँ बोला है कि नेम बाय द अशोका इज जनरली रिफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज। जनरली सामान्यतः हमको अशोका का जो नाम होता है इंस्क्रिप्शन में वो क्या देखने को मिलता है? क्या वो चक्रवर्ती है, धर्म देवा है, धर्मकीर्ति है, प्रियदर्शनी है? कौन-सा नाम हमको अशोका के इंस्क्रिप्शन में देखने को हमको मिलता है जनरली? तो देखो जो ज़्यादातर नाम देखने को मिलता है वो आपका प्रियदर्शनी हमको देखने को मिलता है अशोका के इंस्क्रिप्शन में। ठीक है? चलो इसका थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अशोका के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगा। जैसे यहाँ बोला जाएगा जो अशोका का जो रूल था, द ग्रेट किंग अशोका, इनका जो रूल था वो मगध में 273 बीसी से 232 बीसी तक था। इनके जो इंस्क्रिप्शन थे, एडिक्ट्स थे अशोका के, उसमें देखो 33 इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिले, यानी कि जो-जो इन्होंने लिखवाया था प्रचार-प्रसार करने के लिए अपने बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में, वैसे 33 इंस्क्रिप्शन मिले जो अशोका द्वारा जो कि लिखवाए गए थे। ठीक है? पिलर्स ऑफ अशोका एज़ वेल रॉक्स एंड
केव वॉल्स मेड बाय द एम्परर अशोका थ्रू द 272 टू 231। यानी कि देखो ये जो इंस्क्रिप्शन थे रॉक्स पे हमको देखने को मिले, केव में गुफाओं में देखने को मिले, वॉल पे पेंटिंग में भी देखने को मिले। और इसमें जो लैंग्वेज यूज होता था इन इंस्क्रिप्शन को लिखने में वो कौन सा होता है? 3 लैंग्वेज से याद रख लो, प्राकृत, ग्रीक और अरामिक। ये 3 लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। हो सकता है आगे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दे, इसमें से कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता था या नहीं किया जाता था, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, ठीक है? आगे के लिए ध्यान रखेंगे। द एडिक्ट्स आर कंपोज्ड इन इन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एंड आर्काइक फॉर्म ऑफ प्राकृतिक। जो एडिक्ट्स थे वो अगर आप देखोगे यानी जो इस पे लिखा जिन पत्थर पे लिखा जाता था उसको एडिक्ट्स बोला जाता है। वो प्राकृत लैंग्वेज में ज़्यादा लिखे जाते थे। जिसको ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो कि हिस्टोरियन थे जेम्स प्रिंसेप, इनके द्वारा जो कि इसको जो कि ट्रांसलेट किया गया, इसको पढ़ा जा सका, समझा जा सका कि आखिर अशोका ने उस टाइम क्या लिखा गया था। जिसको ट्रांसलेट किसने किया था? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जेम्स प्रिंसेप, इनके द्वारा। मेजर थीम और अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। ज्यादातर जो अशोका के जो थीम थे वो बुद्धिज्म के इर्द गिर्द जो कि आपको देखने को मिलते थे, जो कि मोरल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव से थे। और सोशल एंड एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में भी बहुत करते थे। तो ज्यादातर धार्मिक सांस्कृतिक कल्चर से चीजें जो कि उनके संबंधित थी, बुद्धिज्म से संबंधित थी, उनके इंस्क्रिप्शन जो कि हमको मिले। कितने मिले? 33 इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिली। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये थे आज के हमारे सारे एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। ऐसे ही हम कल आएंगे अगले वीडियो में, लाइव फिर आएंगे इसी टाइम 8 बजे के आसपास। आप लोग जुड़ जाइएगा। चलो, उम्मीद है ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।